और एक और टॉपिक की बात करते हैं, मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की जो 21वीं समिट है, इसका दूसरा दिन एशिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में से एक, जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सीईओज हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुगड़ जुड़े हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। कल रामदेव जी आए थे, बता रहे थे बहुत शानदार रहा आपका पहला दिन और आपकी कॉन्फ्रेंस एक टर्निंग पॉइंट रही शायद मार्केट के लिए। कल बड़ी रैली हुई, आज भी बड़ी रैली हो रही है। बताइए क्या अब तक सार निकल कर आया कॉन्फ्रेंस में से? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। हाँ, जैसा कि रामदेव जी ने कहा, कल का डे 1 बहुत ही पावर फैक्ट और हाउसफुल था। बहुत ही अच्छे सेशंस रहे अक्रॉस सेक्टर्स और स्पीकर्स भी बहुत चुनिंदा थे जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे अपना विजडम पूरे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया। आज हमारा डे 2 है, आज भी बहुत अच्छा लाइनअप है। कल हमारे यहाँ पे जेप्टो से आदित्य पालीचा जी थे। वी हैड विलायन ऑफ द मुरुगप्पा ग्रुप ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत अच्छा उन्होंने समझाया चाइना ने कैसा अपना मैन्युफैक्चरिंग 2015 में एक एम्बिशन लेके कि 2025 में मेड इन चाइना को कैसे बड़ा बनाया जाए। बहुत अच्छा उन्होंने उस पर अपना 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। फिर एयू बैंक से थे संजय अग्रवाल जी, जिन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिलने के बाद आगे की जर्नी कैसे रहेंगी इस पे काफ़ी अच्छे और विस्तार से अपनी स्ट्रैटेजी समझाई। हमारे पास रिन्यूएबल स्पेस में भी एक बहुत ही बढ़िया स्पीकर थे सुमन सिन्हा जी रिन्यू के। उन्होंने समझाया कि गवर्नमेंट पॉलिसी किस दिशा में जा रही है रिन्यूएबल्स में और कैसे यहाँ से रिन्यूएबल्स कैपेसिटी एडिशन स्केल अप होगा। तो काफ़ी अच्छे इंसाइट्स उभर के आए हैं कल। इसके अलावा कल हमारे डे 1 में 60 कंपनीज़ भी पार्टिसिपेट किए जिन्होंने इन्वेस्टर मीटिंग्स किए। थ्रू आउट 3 दिन में हमारे यहाँ करीबन 180 कंपनीज़ हैं और 16 सीईओ ट्रैक्स हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहा है। जहाँ तक मार्केट का सवाल है उस पर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, एक दिन आगे एक दिन पीछे, तो जब तक जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स सेटल नहीं होते किसी भी तरह का व्यू लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भरा कदम हो सकता है। लेकिन 1 साल से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं आफ्टर 4 साल के बहुत बढ़िया बुल रन के बाद। मार्केट की अर्निंग्स भी लास्ट ईयर फ्लैट थी, ये साल थोड़ा सा बेहतर लग रहा है अर्निंग्स पे। तो हमें लगता है कि इस साल का रिटर्न्स थोड़ा सा बेटर रहेगा लास्ट ईयर के मुकाबले। तो करीबन 10-12% का हमारा एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स ग्रोथ का और मुझे लगता है मार्केट भी लगभग उसी दिशा में रिटर्न देने की उम्मीद बना सकते हैं। तो ये बॉटम्स अप मार्केट हो सकता है बिकॉज टॉप डाउन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। तो सेक्टरली कंपनी बाय कंपनी बॉटम अप बेसिस पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉक आइडिया ढूंढने के लिए, और वही हमारा प्रयास भी है इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ओके, बिल्कुल। तो अब जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है ये उस समय पर हो रही है जब मार्केट को एक मैसिव ट्रिगर मिला है जीएसटी कट की वो कवायद को लेकर। उसको लेकर कॉन्फ्रेंस में क्या मूड माहौल है इस समय और आपका क्या व्यू है? जीएसटी पे हमारे यहाँ कल एक बहुत बढ़िया स्पीकर थे राजू मेमानी जी, जो EY के चेयरमैन हैं और CII के भी प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि जीएसटी के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हमारा व्यू ये है कि जीएसटी का जो एक पुश रहेगा कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि कई सारे कंजम्पशन आइटम्स, ऑटो बोलिए आप, ड्यूरेबल्स और ऐसे कई सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप 28 से 18 या 18 से 12 या 12 से 5 के स्लैब में जाने की चांसेस है। हमें अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि कौन से सेगमेंट्स, कौन से कैटेगरीज को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बट नेट ये कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव होगा। पिछले 3 साल से कंजम्पशन काफ़ी स्लो रहा है, कभी अर्बन कभी रूरल, फॉर वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। थोड़ा सा जॉब जनरेशन वीक रहा है इकोनॉमी में। वेज ग्रोथ अगर आप देखेंगे BSE 500 कंपनीज़ की पिछले 5 साल में मिड सिंगल डिजिट टाइप का कंपाउंडिंग रहा है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंजम्पशन में देखने को मिला था पिछले 2-3 साल से। और गवर्नमेंट का भी फोकस पहले 10 साल जो उनका रिजीम रहा है प्रिडोमिनेंटली कैपेक्स पे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है। इस साल पहली बार हमने बजट में देखा कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना फोकस कंजम्पशन की तरफ बढ़ाया है। उन्होंने इनकम टैक्स कट दिया है, उसके बाद RBI ने रेट काटा है, लिक्विडिटी बढ़ाई है, और हमारा ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि तीसरा साल मानसून का बेहतर रहा है। तो उसके साथ ही अब GST कट अगर आता है तो मुझे लगता है काफ़ी सारा बढ़ा हुआ कंजम्पशन को मिल सकता है। सो जो कंजम्पशन स्टॉक्स एकदम वीक रहे हैं, स्पेशली लो टिकट कंजम्पशन आइटम, स्टेपल्स, FMCG, जहाँ हमारा व्यू अभी भी उतना पॉजिटिव नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा उनको एक पुश मिलेगा। हालांकि डिटेल्स अभी तक आए नहीं, फाइनल डिटेल्स देखने होंगे।
तो हमारा भी व्यू वही बन रहा है। ऑटो हमने जैसे जुलाई के प्रीव्यू में अपग्रेड किया था अंडरवेट से लेके न्यूट्रल पे, तो वो ऑटो स्टॉक्स ने अगस्त के महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट अनुज, अगर आप देखेंगे CY25 परफॉर्मेंस नाउ फॉर इंडिया, तो ऑटो सडनली नंबर 1 सेक्टर बन गया है। 6% अगस्त में रैली हुआ है, YTD 9% रैली हो गया है, तो ऑटो ने बैंकिंग को ओवरटेक कर लिया CY25 के रिटर्न्स में। तो चाहे M&M हो, TVS हो, मारुति हो, हुंडई हो, ये कुछ चुनिंदा शेयर है जहाँ पे हमारे एनालिस्ट का व्यू पॉजिटिव है, और इसमें से M&M और TVS हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी मौजूद है। इसके अलावा हमको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अच्छा लगता है, चाहे ज्वेलरी हो, होटल है। आज हमारे इंडियन होटल के CEO पुनीत चटवाल जी का भी सेशन है। इंडियन होटल हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पिछले 4-5 साल से मौजूद है, यहाँ से भी हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। तो कंजम्पशन, ऑटो, ड्यूरेबल्स, EMS, ये कुछ सेक्टर है जिनको शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट GST का बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा गौतम जी, एक थीम जिसने हिस्टोरिकली आपकी वो थीम जिसने पैसा बना के अच्छा दिया था, अभी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। बैंकों के अंदर भी मैं PSU बैंक्स पर बात करना चाहूँगा। अभी तक SBI में हमने कोई प्राइस सेक्शन नहीं देखा है, 2 क्वार्टर से न्यूट्रल है। अदर बैंक्स विद इन द PSU बैंक मिड कैप बैंकिंग स्पेस स्टेबल रहे हैं विद नो प्राइस मूवमेंट व्हाटसोएवर। बैंक्स पे आपका टेक क्या है, स्पेशली ये ब्रांच PSU बैंक्स? देखिए, बैंकिंग में हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है, लेकिन हमने पिछले 2 क्वार्टर से एक थोड़ा सा टैक्टिकल चेंज किया है स्ट्रैटेजी में। विद इन फाइनेंशियल्स हमारा व्यू नॉन बैंकिंग लेंडिंग और विद इन नॉन बैंकिंग लेंडिंग कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड स्टॉक्स पे, जो कि AMC है, इंश्योरेंस है, वेल्थ मैनेजर्स है, एक्सचेंजेस है, ब्रोकिंग है, वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव बन गया है। हमें लगता है कि जो कैपिटल मार्केट थीम है इंडिया का, एक बहुत बड़ा थीम साबित हो सकता है। हमारा जो हम एक कल डेटा प्रेजेंट कर रहे थे, 20 साल पहले इंडिया के टोटल डीमैट अकाउंट्स 30 लाख होते थे, आज 20 करोड़ है, और हर महीने 25 से 30 लाख डीमैट अकाउंट्स ऐड हो रहे हैं। जो इक्विटी पेनिट्रेशन का एक कल्चर उभर के आया है इंडिया में पिछले 5-6 साल में कोविड के बाद, वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। हमने देखा है 7-8 साल पहले 4000 करोड़ सिप का अमाउंट होता था, अब हम ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो सालाना 3 से 3.5 लाख करोड़ सिप के जरिए बाजार में आ रहा है। तो इसके अराउंड जितने भी इकोसिस्टम को लेके कंपनीज है, उनको काफ़ी बेनिफिट अगले 3-5 सालों में हो सकता है। जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ जब तक अब रिवाइव नहीं होगा, थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स एक साइडवेज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस साल फर्स्ट 6 मंथ्स में 10% बैंकिंग इंडेक्स ने रिटर्न दे दिया है। यहाँ पे निम का प्रेशर है, क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी सॉफ्ट है, और इंक्रीमेंटल एसेट क्वालिटी टेलविंड जो है, चाहे आप प्राइवेट बैंक्स लीजिए, चाहे आप PSU बैंक्स लीजिए, तो इंक्रीमेंटल एसेट क्वालिटी टेलविंड्स भी बहुत लिमिटेड है। तो आपको बैंकिंग में हालांकि पैसा नहीं टूटेगा, ऐसा हमारा व्यू है, बट जो अल्फा बनाना है आपको फाइनेंशियल्स, मुझे लगता है वो कैपिटल मार्केट और नॉन लेंडिंग NBFC सेक्टर के जरिए ज़्यादा रिटर्न बनने की आसार है। ओके अच्छा गौतम जी, एनी स्पीकर्स फ्रॉम IT स्पेस एज ऑफ नाउ? अभी तक कोई आया? और एक बात, अभी इस मंच पे बहुत सारे लोगों ने जब डिस्कशन किया हमारे मंच पे, थोड़ा झुकाव उनका मिड कैप IT की तरफ है, आपकी सोच क्या कहती है? तो देखिए, IT में हमें मिड कैप IT शेयर्स पसंद है, जहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, कोफोर्ज पे, परसिस्टेंट पे, हेक्सावेयर पे। लार्ज कैप IT में अनुज दिक्कत यह है कि ग्रोथ 3 से 5% हो गया है। 5 साल पहले ये ग्रोथ 8 से 10% होता था। इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा पॉइंट देना चाहूँगा, आज से लगभग 4 साल पहले दिसंबर 21 में अगर आप निफ्टी में IT इंडेक्स का वेट देखते तो वो 20% था, करीबन 19.5 या 20%। आज वो वेट हो गया 10.2%। तो 4 साल में इंडेक्स में IT का वेट कम हो गया है। और अगर ये ग्रोथ 5-6% ही रहती है, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो, चाहे अर्निंग्स ग्रोथ हो, तो मुझे लगता है कि IT में आपका एक एन्युइटी टाइप कैश फ्लोज अच्छा है, फ्री कैश फ्लो यील्ड अच्छा है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो पैसा टूटेगा नहीं। लेकिन आप IT शेयर्स खरीद के बाजार को आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब तक कि सिचुएशन जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे इंप्रूव नहीं होती है। मुझे लगता है IT का ग्रोथ बहुत अच्छे से रिकवर नहीं होगा, स्पेशली लार्ज कैप IT, जो टॉप 5 या टॉप 6 IT कंपनीज है निफ्टी में। तो IT में जो पैसा बन रहा है पिछले 3-4 सालों से, वो पूरा पैसा मिड कैप IT ने बना के दिया है। अगर आप IT में पॉजिटिव थे और आपके पास लार्ज कैप IT शेयर्स थे, तो आपने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। तो हमारा भी व्यू IT में इंक्रीमेंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट बॉटम अप बेसिस पे हमारे पास IT में कोफोर्ज,
और हेक्सावेयर, ये 2 स्टॉक्स मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। हालांकि टेक का डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो रहा है ना, आप देखिए इंडेक्स भी काफ़ी आजकल आपको काफ़ी चर्न दिख रहा है, इंडेक्स में कंटेम्प्रेरी बनते जा रहे हैं। जोमेटो अभी इंडेक्स में है और काफ़ी सारे न्यू एज टेक स्टॉक्स में मुझे लगता है पैसा ज़्यादा बनने के आसार हैं। कल हमारे यहाँ पे CEO ट्रैक में डे 1 पे जेप्टो के आदित्य पलीचा जी थे, उन्होंने समझाया कि कैसे 1.5 साल पहले अप्रैल 2024 में उनका GOV $1 बिलियन पे चल रहा था, आज रन रेट जो है $4 बिलियन हो गया है और अगले 2 से 3 साल में या लगभग 1.5 से 2 साल में ये GOV $7 बिलियन तक जाने की उम्मीद है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी नए कंपनीज उभर के सामने आ रहे हैं। पुराने जो कंपनीज है वो कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बाजार पे व्यू बहुत नेगेटिव है तो आप एक डिफेंसिव ऑप्शन के जरिए लार्ज कैप IT में हाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत ज़्यादा बनेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है।